हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 2021 एंड 22 के लिए, उसको हम यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए आ जाएगी आपकी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एग्जाम के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में देख लेते हैं क्या गिवन है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ सकते हैं, जो आपको अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं या आपको नहीं आते हैं। सेक्शन बी के अंदर भी 24 क्वेश्चंस हैं, उनमें से भी आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस में से एनी 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स के होंगे। तो टोटल हमें एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 20 20 और 10 50 क्वेश्चन, और हमारा एग्जाम होगा 40 मार्क्स का। तो हमारे जो हर एक क्वेश्चन की वेटेज है वो कितनी है? हमारी 0.8। ये समझ में आ गई होगी आपकी। हर एक क्वेश्चन हमारा 0.8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत भी आंसर लगा देते हो तो उसके आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कटते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना सीबीएसई की, वो समझ लो है क्या चीज। देखो क्या दे रखा है सेक्शन ए के स्टार्टिंग में ही, ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। कोई भी 20 क्वेश्चन इसके अंदर से करिए। द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस वुड बी इवेल्युएटेड। अंडर मार्क कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी 20 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो ठीक बात है। अगर 20 से ज्यादा अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए तो पहले 20 क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे। लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस है उनको चेक नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1 से लेके और 24 तक सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए। अब इन पहले 20 क्वेश्चंस में से 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक अगर आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चंस क्या है रॉन्ग, तो ये मत मानना कि 20 से आगे 21 अगर हमारा ठीक है, 22 भी ठीक है, तो ये 2 मार्क्स जो यहां पे कटे हैं यहां से आपके ऐड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले 20 क्वेश्चंस में ही चेक किए जाएंगे कि आपके ठीक कितने हैं और गलत कितने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है बीच में तो उसको छोड़ दो, मार्क मत करो। ठीक है, तब आपके 21 क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगर मान लीजिए बीच में से आपको 16 क्वेश्चन नहीं आता, उसको आपने टिक नहीं किया कोई भी आंसर, तो आपने 21 कर रखा है, तो यहां तक आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे और ये ठीक होगा तो आपका वो काउंट किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम की बात है। आपको क्लियर माइंड सेट होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पेपर करना है। समझ में आ गई। बाकी अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं इस चीज से रिलेटेड, जिससे आपको पता चल सके कि एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से ओएमआर सीट को फिल करना है। वो वीडियो भी जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। सबसे पहले देखो सेक्शन ए के अंदर जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है क्या है, रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट ना आपको डराने के लिए होती हैं। बस आपने अगर डीपली स्टडी कर रखी है ना साइंस के चैप्टर्स की, और जो भी उसमें एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो अच्छे से ध्यान से पढ़ रखी हैं, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल पेपर है, ईजिली आप इनको कर लोगे। देखो ध्यान से, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की रिएक्शन किसके साथ की है? पोटासियम आयोडाइड के साथ। अब आपने देख रखी होगी लेड नाइट्रेट जो होता है हमारा क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस, यही होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ की है? पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम क्या होता है? K, आयोडाइड होता है हमारा I। अगर इन दोनों की हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है KNO3 प्लस में PbI2। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन लिख लिया हमने। उसके बाद क्या पूछा है? व्हाट वुड वी सी ऑब्जर्व। तो रीमा क्या ऑब्जर्व करेगी? द सॉल्यूशन टर्न रेड,
सॉल्यूशन रेड चेंज में हो जाए, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट और डी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। उसके बाद क्या है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड और व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको पता है कि जब लेड नाइट्रेट की पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म होता है। क्लियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यहां पे गैस ए दे रखी है डायग्राम में, तो यहां पे जो गैस ए है वो कौन सी गैस रिलीज होगी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक्टिविटी आपको यहां पे बुक में गिवन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर एक्टिविटी ना भी गिवन है तो सबसे पहले देखो हमारी यहां पे एक तरीके से क्या है, रिएक्टेंट, और यहां पे क्या है, प्रोडक्ट। अब यहां पे आ जाओ, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, जिंक क्या है, एक मेटल है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अगर मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, तो कौन सी गैस रिलीज होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस, यहां पे हमें पता है क्लियरली कि हाइड्रोजन गैस ही हमारी क्या होगी, एक्सपेरिमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन है तो हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है हमारे पास, यहां पे क्या है, मेटल की रिएक्शन किससे है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, मेटल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और साथ में गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हमें पता है यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहां पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। तो यहां पे टू कॉम्बिनेशंस कौन से हमारे यहां पे करेक्ट होंगे, मींस कॉपर के साथ रिएक्शन होगी तो गैस इवोल्व होगी या नहीं होगी, आयरन के साथ रिएक्शन होगी तो गैस इवोल्व होगी या नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ नो दे रखा है, जिंक के साथ यस दे रखा है। कहने का मतलब समझो, अगर हमारी कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो गैस रिलीज होगी, उसने यस कह रखा है। आयरन के साथ रिएक्शन होगी तो गैस रिलीज्ड बोल रखा है उसने, यस। मैग्नीशियम के साथ अगर HCl की रिएक्शन होती है तो उसने कहा है कि गैस रिलीज नहीं होगी। जिंक के साथ रिएक्शन में उसने गैस रिलीज बताई है कि होगी। इनमें से यह बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। अब ध्यान से देखो, जब मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे बात आती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है हमारी, फर्स्ट नंबर पे होता है पोटासियम हाईली रिएक्टिव, फिर होता है हमारा सोडियम, फिर होता है हमारा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर लेड Pb और फिर आता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर हमारी ये मेटल्स दे रखी हैं, इनके साथ रिएक्शन से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। और बाकी जो इनसे नीचे जो मेटल्स बच गई उनके साथ रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे देखो कॉपर दे रखा है, कॉपर तो यहां पे है ही नहीं, कॉपर जो है हाइड्रोजन के बाद लाई करता है, तो इस केस में हमारी गैस रिलीज नहीं होगी क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ये दे रखा है उसने गलत। आयरन की बात करो, Fe चेक करो, Fe जो है हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहा है तो ठीक है भाई, गैस रिलीज होगी, करेक्ट बात है। मैग्नीशियम जो है ये भी ऊपर लाई कर रहा है, यहां पे भी गैस रिलीज होगी, बट यहां पे उसने नो कह रखा है तो उसकी बात क्या है, गलत। जिंक जो है, देखते हैं जिंक कहां है भाई, ये भी ऊपर है, तो जिंक के केस में भी गैस रिलीज होगी। तो हमारा बी मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट दे रखा है। तो चेक कर लो भाई यहां पे कहां है, सेकंड और फोर्थ हमारा क्या है, करेक्ट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पे हमें 4 इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू किसके हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। अब यहां पे बात करते हैं, देखो ये क्या है हमारे पास, Fe आयरन, यहां पे लेफ्ट साइड कितने हैं 1, यहां पे Fe कितने हैं 3, तो ये तो है ही नहीं हमारी बैलेंस, छोड़ दो इसको यहीं पे। और फालतू की चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम करना है हमें, टाइम मतलब सेव करना है, कंज्यूम मतलब ज्यादा नहीं कंज्यूम करना, समझे।
नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3Fe, Fe के 3 है, यहाँ पे आए हमारे पास एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी Fe के 3 है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 हैं, यहाँ पे 4 2 जा 8 है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये बैलेंस है हमारी। बाकी सी और डी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बैलेंस ही चाहिए थी, ऑप्शन मिल गया, बाकी के छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है, द ग्राफ गिवन बिलो deposits a neutralization reaction, acid plus alkali gives out salt or water. The pH of solution change as we add excess of acid to the alkali. यहाँ पे ये कुछ भी बकवास दे रखी है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से क्या कह रखा है। Which letter denotes the area of the graph where both acid and salts are present? हमने इस ग्राफ में वो एरिया बताना है कि जहां पे एसिड और सॉल्ट प्रेजेंट हो। अब देखो भाई, एसिड और बेस की हमारी रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट तो प्रेजेंट होगा, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां पे ये देखना है कि एसिड कहां प्रेजेंट होगा। ये पीएच स्केल दे रखा है 0 to 14, 0 से 7 क्या होता है हमारा एसिड, 7 to 14 होता है हमारा बेस, ठीक है। हमें एसिड प्रेजेंट देखना है। सी बेस लाइन में कर रहा है, 7 यहां तक आता है, सी भी बेस के अंदर है, बी भी बेस के अंदर, ए भी बेस के अंदर, तो एसिड के अंदर कौन सा बच्चा हमारा, डी। तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। डी के अंदर डी दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, डी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डी। यहां पे हमारा सॉल्ट और एसिड प्रेजेंट होगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे हमें ऑक्सीडाइज्ड एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताना है कि ऑक्सीडाइज्ड जो है सब्सटेंस वो कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब इसके बारे में आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या रिड्यूसिंग सब्सटेंस या एजेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो। सबसे पहले हम रिएक्शन के अंदर देखें, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई हो। अब यहां पे देखो इस रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, कॉपर सल्फेट था हमारे पास, Fe के साथ इधर आया तो Fe के साथ ये ऑक्सीजन क्या आ गई, अटैच हो गई या नहीं होगी। तो ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हुई है हमारी, Fe के साथ। तो Fe क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में Fe आएगा, तो ए और बी में से ऑप्शन हो सकता है, सी और डी क्या हो गया हमारे रॉन्ग। एक चीज तो पता चल गई। अब होती है रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो हेल्प करता है। एजेंट वही तो होता है, किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में चले जाओ, एजेंट का काम क्या होता है। जैसे LIC एजेंट होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कोई भी पॉलिसी वगैरह लेने में। तो एजेंट का काम क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसने रिडक्शन में हेल्प की हो, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब रिडक्शन में हेल्प कैसे होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करने में, जो ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। ऑक्सीजन को यहां से हटाने का काम किसने किया है, आयरन ने। तो आयरन क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन के अंदर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी आयरन है हमारे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। अब भाई आपने डीपली पढ़ रखा है, तो कॉपर ऑक्सीजन की रिएक्शन जो बुक के अंदर अवेलेबल है, तो क्या रिएक्शन होती है, 2Cu प्लस में O2 गिव्स आउट 2CuO। ये होती है कॉपर ऑक्सीजन की रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो बारी बारी से चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ है एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। अब कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन बच गई। यहाँ पे देखो दो जो रिएक्टेंट है कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो गई है हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर उल्टी होती 2Cu गिव्स आउट Cu प्लस O2, तो डिकम्पोजिशन हो जाती, मतलब ब्रेक हो रही होती। जब सिंगल सब्सटेंस से मल्टीपल हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड इकट्ठा होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर क्वेश्चन नंबर 7 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो अच्छे से क्या है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के पेरेंट एसिड और बेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे
पेरेंट एसिड का मतलब क्या होता है और पेरेंट बेस का मतलब जो मेन एसिड और मेन बेस का रोल प्ले करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है या नहीं होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे तो हमारा CaCO3 फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। थर्ड वाले में भी CaCO3, कैल्शियम तो है पर CO3 नहीं है हमारा कहीं पे भी, तो ये भी प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे देखो CaCO3 क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग ए कंसेंट्रेटेड एसिड। आप एसिड को अगर मिक्स करते हो तो आप कैसे हीट जनरेटेड से अपने आप को बचाओगे। जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो उस टाइम आप कैसे अपने आप को यहां पे सेव करोगे। तो यहां पे ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। यहां पे क्या कह रखा है, एसिड को वाटर के अंदर मिला दो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करने के लिए, अब बैलेंसिंग करते टाइम एनर्जी का तो कोई रोल ही नहीं होता है, एनर्जी को तो हम बैलेंस ही नहीं करते, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन से भी हमें कोई मतलब नहीं होता। एक साइड अगर मान लो यहां पे रेशो कुछ दे रखी है, दूसरी साइड अगर अलग रेशो दे रखी है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा इक्वेशन पे। रेशो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड देखो, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं, नंबर ऑफ एटम देखते हैं ना लेफ्ट साइड भी, और नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड भी। जो एलिमेंट जितना हमारा लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड होना चाहिए, उनका मास इक्वल होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब भाई 10th क्वेश्चन के बाद जो दे रखे हैं वो फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अलग अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहां पे केमिस्ट्री का जो सेक्शन है अब सेक्शन बी के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 48 दे रखे हैं, इनमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो आपको बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आते हैं वो पहले आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या दे रखा है, एक यहाँ पे छोटा सा हमें फिगर दे रखा है, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। लाइमस्टोन दे रखा है। लाइमस्टोन होता क्या है हमारा, लाइमस्टोन होता है हमारा CaCO3, लिख दिया भाई। जब उसको हीट किया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में हमारा क्या बनता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, लिख दिया भाई। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करें, वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा स्लैग्ड लाइम फॉर्म होता है। स्लैग्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, मीन्स ये रिएक्शन दे रखी है। अब इसके अंदर क्या पूछ रखा है वो चेक करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल which represent the type of reaction occur in step first and step 2। तो स्टेप फर्स्ट तो ये है, स्टेप सेकंड ये है, तो इनके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन हुई है। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब हम हीट किसी को देते हैं, हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब हीट हमारी रिलीज होती है। अब 99% केस में क्या होता है, जब हमारा कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है, मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, तब हमें हीट देने की जरूरत होती है, तभी वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब यहां पे हीट हमने दी है, देखो CaCO3 को हमने ब्रेक किया है, तो हीट हमने क्या दी, CaCO3 को देनी पड़ी। तो इसका मतलब स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, एंडोथर्मिक है, मींस बी और सी ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन होगा कोई। फिर उसके बाद देखो CaO में वाटर ऐड किया है। अब जैसे ही हम इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यहां पे हमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों के कॉम्बिनेशन के टाइम पे हीट हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कॉम्बिनेशन पे हीट रिलीज होती है, और जब हम किसी को ब्रेक करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइम पे हमें हीट देनी पड़ती है। तो यहां पे हीट रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी, यहां पे एंडो हो गई, और यहां पे क्या हो गई हमारी, एक्सोथर्मिक। तो चेक कर लो, स्टेप फर्स्ट में एंडो होनी चाहिए, सेकंड में एक्सो होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। ग्राफ के अंदर क्या है, इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाईएस्ट। कौन से ईयर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है, ये चीज देखो। यहां पे हमें पीएच वैल्यू दे रखी है, यहां पे रेन पीएच वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये ग्राफ शो कर रखा है हमें, यहां पे इस ब्लैक लाइन से आपको दिख रहा होगा। पीएच वैल्यू यहां पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऊपर जाते जाएंगे तो वो बेसिक होता चला जाएगा। जो जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतनी ही हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। तो ज्यादा एसिडिक है, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, वहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। और ऊपर जाते जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो यहां पे देखो 2002 के अंदर सबसे नीचे ग्राफ है हमारा, यहां पे हमारी जो पीएच वैल्यू है 0 और 1 के बीच में दिख रही है मुझे, और उसके बाद तो इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे 2002 में क्या होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी। लेस पूछ रखी होती तो हम देखते कि सबसे ऊपर यहां पे पीक पॉइंट ये है, तो 2008 हो जाता। समझ में आ गई बात, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी यहां पे क्या कर रखा है, मेटल और एसिड की रिएक्शन दिखा रखी है डायग्राम में, तो उसकी हेल्प से कुछ आंसर देने हैं, वो देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या दे रखा है, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। अब हमारे माइंड में आ जाना चाहिए भाई, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ दे रखी है तो कौन सी क्या क्या प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है, सबसे पहली बात। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन द टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, बी के अंदर मैग्नीशियम के बिहेवियर को आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। अब देखो, मैग्नीशियम की अगर एसिड के साथ रिएक्शन होती है, पहली बात तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो डी ऑप्शन में CO2 गैस रिलीज कर रहा है, तो भाई ये तो गलत है। यहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो ये भी गलत है। यहां पे देखो मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, ये इसकी तो कोई बात ही नहीं है कि यहां पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हल्का होता है। यहां पे देखो ध्यान से, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती ही है। विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बिल्कुल, एक्टिविटी में भी मैंने देखा है, हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम जो है HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और जिसके कारण वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर दे रखा है, द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस A, B, C एंड D। यहां पे जो टेबल है वो 4 सब्सटेंस के बारे में हमें यहां पे बता रही है। तो उन चारों सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, XYZ, हमें कोई मतलब नहीं है। आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबोव गिवन सब्सटेंस। तो इनमें से हमने ये बताना है कि आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा। अब सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखो। जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं ये ध्यान से देखो। पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उसका। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन के अंदर 295 दे रखा है, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, तो ए ऑप्शन को तो मारो काटा। दूसरी चीज पे आ जाओ। अब यहां पे दे रखा है सॉलिड अगर आयनिक कंपाउंड हो, जो अगर मान लो आयनिक कंपाउंड आयंस फॉर्म करते हो कंपाउंड, अगर उनको हम सॉलिड फॉर्म में देखें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर होते हैं, पुअर होते हैं। बिल्कुल भाई, सारे के तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, ये तीनों बात बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ऑप्शन थे हमारे BCD, ये वाली लाइन भी बिल्कुल ठीक है, ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट भी हाई दे रखे हैं और तीनों के तीनों क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब आ जाओ भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, लिक्विड और एक्वस में होते हैं या नहीं होते हैं। अब देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ठीक है, आयंस फॉर्म कर रहा है। अब आयंस जब फॉर्म करता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको पता भी है करंट जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, वो आयंस के कारण ही होती है। तो यहां पे क्या कह रखा है, अगर मान लिया कोई हमारा आयनिक कंपाउंड है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। भाई गलत दे दिया ये तो यहां पे। तो इसका मतलब A ऑप्शन और D ऑप्शन वाली लाइन गलत हो गई, B और C हमारी क्या है, करेक्ट। B और C कहां पे ठीक है, ये दे रखा है, तो B ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको।
आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता होगा, सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लिक्विड फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये बी और सी की सारी बातें ठीक दे रखी हैं। डी के अंदर यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, इसलिए इस ऑप्शन को कट कर देंगे। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम दे दिया तो इस ऑप्शन को भी कट कर देंगे। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी उसने गड़बड़ कर रखी है, सॉलिड फॉर्म में पुअर कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे गुड दे दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर दे रखा है, विनय ऑब्जर्व दैट स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट शर्ट बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। अगर कड़ी के दाग पे अगर साबुन को रगड़ा जाता है तो हमारा रेडिश ब्राउन कलर से हो जाता है, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड। अगर उसको शर्ट को बार बार धोया जाता है तो वो कैसे कलर में चेंज होता है, येलो कलर में। प्लेंटी ऑफ वाटर, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए क्या रीजन हो सकता है। रीजन दे रखे हैं चारों में से देखना है कौन सा आंसर हमारा ठीक है। सोप इज एसिडिक इन नेचर, भाई बिल्कुल गलत, सोप तो एसिडिक होता ही नहीं है हमारा। सोप इज बेसिक इन नेचर, बिल्कुल होता है, एक तो मिल गया मुझे, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक बात है। टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंग ऑन बेस। यहाँ पे क्या कर रखा है, ध्यान से देखो। टर्मरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर होता है और जो कैसा कलर शो करता है, रेडिश कलर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, टर्मरिक जो है हमारी नेचुरल इंडिकेटर होती है और यहाँ पे बेस के साथ वो कैसा कलर शो करती है, रेडिश। तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी सारी बातें ठीक है। एसिड के साथ रेडिश दे रखा है, ये गलत हो गया। तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया, 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो। यहाँ पे कुछ सेटअप्स दे रखे हैं नेक्स्ट पेज पे, उनमें से बताना है कौन सी कंडीशन में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है, यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ले रखा है। अब HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन के हमारे आयंस फॉर्म हो सकते हैं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आयंस फॉर्म हो गए तो भाई यहाँ पे हमारा बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारा करंट पास हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, प्योर शुगर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आयन नहीं होता है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल के अंदर भी हमारे आयन्स फॉर्म नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, हमारा क्या दे रखा है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव और OH-2 आयंस फॉर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ में बल्ब ग्लो कर रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गई बात। जहां पे आयंस फॉर्म होंगे वहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वहीं पे हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहां पे क्वेश्चन दे रखे हैं 31 से लेके 35 तक, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे समझो क्या चीज है, असर्शन और रीजन दे रखे हैं। असर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है और उस स्टेटमेंट का रीजन दे रखा है, तो हमने चेक करना है ए ऑप्शन कब टिक करना है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब स्टेटमेंट भी आपको ठीक दे रखी है और उसका रीजन भी ठीक दे रखा हो, तो आपको ए ऑप्शन टिक कर देना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आर जो है, रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तब आपको बी ऑप्शन करेक्ट टिक करना है। मतलब ए और आर दोनों ठीक दे रखे हो, बट आर जो है ए का कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, उससे अटैच्ड या उससे लिंक्ड बात ना दे रखी हो, तो बी ऑप्शन टिक करेंगे। सी के अंदर क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब असर्शन हमारा ठीक है और आर जो रीजन है वो गलत दे रखा है, तो सी ऑप्शन टिक करेंगे। डी के अंदर क्या है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अगर ए जो है असर्शन गलत दे रखा है बट रीजन जो दे रखे हैं वो ठीक दे रखे हैं, तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर असर्शन मतलब स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडिड। फ्रेश मिल्क के अंदर अगर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू सेट अ कर्ड, तो वो दही जमने में ज़्यादा टाइम लेता है। भाई हमें ऑटोमेटिकली पता है कि दही हमारी जो है थोड़ा टाइम तो लेती ही है जमने में। ऐसा तो नहीं है कि भाई मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा डाला और 2 मिनट में दही तैयार, ऐसा तो नहीं होता। तो वो थोड़ा सा टाइम जरूर लेती है, तो इसलिए हमारा असर्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद रीजन देख लेते हैं क्या है, बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6।
जो बेकिंग सोडा है वो दूध की पीएच वैल्यू को 6 से भी कम कर देता है। भाई ये देखते हैं अभी क्या चीज है। देखो फ्रेश मिल्क की पीएच 6 होती है, ना भी पता हो उसने दे भी रखी है, माइंड घुमाना है थोड़ा सा, यहाँ पे दे रखी है। बेकिंग सोडा जो होता है हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, उसकी जो पीएच होती है 8.5 से लेकर 9 के नियर अबाउट होती है। अब देखो यहाँ पे ये 6 है, ये 9 है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दोनों को मिक्स करें तो क्या होगा, ये एसिड ये बेस दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद इनके एवरेज वैल्यू यहां पे हमारी फॉर्म हो जाएगी। 6 और 9 की एवरेज वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नियर अबाउट 7.5। तो 7.5 हमारा देखो क्या है, 6 से कम है या ज्यादा है, 6 से कम तो नहीं है। तो उसने तो ये कहा है रीजन में कि वो 6 से भी कम कर देगा। भाई यहां पे क्या हो गया हमारा, गलत। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो यहां पे हम ऑप्शन देख लेंगे, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का सी ऑप्शन, मतलब असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोज इन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे क्या कहा है उसने, ध्यान से देखो कि डीकंपोजिशन जो होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप अभी अभी सोचो, मैंने अभी अभी बताया था आपको और आपने पढ़ा भी है कि अगर वेजिटेबल मैटर्स का डीकंपोजिशन होता है तो भाई देखो आप ध्यान से सोचो, अब जैसे मान लो कूड़ा है इकट्ठा हो रखा है या वेजिटेबल्स में वेस्ट जो है इकट्ठा हो रखा है, तो कुछ टाइम के बाद वो गल सड़ के क्या करता है, उससे हीट रिलीज होने लग जाती है। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे असर्शन जो है वो रॉन्ग है हमारा। रीजन देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक बात है भाई, रीजन बिल्कुल ठीक दे रखा है, बट हमारा असर्शन गलत दे रखा है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है सिंगल रिएक्टेंट से सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। मींस ए जो है वो असर्शन फॉल्स दे रखा है और रीजन जो दे रखा है ट्रू दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बायोलॉजी का है, ये फिजिक्स का, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पे हमारे 35th क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो यहां पे देखो, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वही होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ हमारी रिएक्शन करते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है ऑप्शन, भाई यहां पे तो बी ऑप्शन भी ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक दे रखे हैं। तो बी और डी ठीक हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन, यहां पे कुछ गड़बड़ है। तो ये दोनों क्या है ऑप्शन हमारे करेक्ट दे रखे हैं, बी और डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों में हमें एसिड और बेस दोनों फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 तक। नेक्स्ट सेक्शन सी के अंदर देखेंगे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। सेक्शन सी के अंदर हमारे 12 क्वेश्चंस हैं, 12 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे भी लिखा है फर्स्ट अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस वुड बी इवेल्युएटेड। पहले 10 क्वेश्चन किए हुए को हम वेटेज देंगे, उन्हीं को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी दे रखी है आपको डराने के लिए कि टाइम वेस्ट हो जाए बच्चों का और यहीं पे उलझे रह जाएं और कैसे न कैसे उनके मार्क्स कैसे काटें। बस यही काम होता है एग्जामिनर का, बच्चों के मार्क्स कैसे काटें। तो यहाँ पे बड़ी सी स्टोरी दे रखी है कि यहाँ पे एक ऐसी लोकेशन है तमिलनाडु से 120 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट है तमिलनाडु का, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसकी स्टोरी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दे रखा है, वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड इन बेकिंग एज ए एंटासिड एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी बेफालतू की बात दे रखी है। अब मेन बात पे आ जाओ, है क्या। द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवेपोरेटेड। जब 1 लीटर ऑफ वाटर को 1 लीटर ऑफ वाटर को सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है तो हमारे पास ये चीज़ें मिलती हैं। सोडियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला दे रखा है, 28 ग्राम मिलता है, 28 ग्राम। मैग्नीशियम क्लोराइड 8 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम, कैल्शियम सल्फेट 2 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम। और टोटल जो हमारा मास आता है वो कितना हमारा आता है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 45 ग्राम। तो इसके बेसिस पे हम आंसर देखेंगे अपने क्वेश्चंस के। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रखा है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। तो यहां पे हमारा जो है कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए इनके पास।
अब यहाँ पे चेक करो आप, कार्बन कंपाउंड कौन से के पास है? NaCl के पास भी नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड के पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन, तभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा CaCO3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। अगर जो ये 45 ग्राम हमारा जो टोटल ये मिला है हमें, अगर इसकी जगह हमें क्या दे रखा हो 135 ग्राम ऑफ सॉलिड मिले तो हमारा मैग्नीशियम कितना होगा? अब देखो 45 ग्राम के अंदर हमारा मैग्नीशियम जो है वो कितना दे रखा है? मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम, 45 में 6 ग्राम प्रेजेंट है, तो 135 में कितना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, छोटे छोटे बच्चे थे तब हम करते थे, 45 ग्राम के अंदर हमारा कितना वो प्रेजेंट है मैग्नीशियम सल्फेट? 6 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट होगा हमारा? 6/45। हमें निकालना है 135 के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, तो मल्टीप्लाई में 135। 45 1 जा 45, 45 3 जा क्या हो जाएगा? 135, 6 3 जा क्या हो गया? 18। तो 18 देखेंगे भाई, सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, अगर पढ़ रखा है तो। ब्राइन क्या होता है? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52। व्हाट इज द pH ऑफ एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट? कॉमन साल्ट जब हम फॉर्म करते हैं तो एसिड की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? अब भाई pH वैल्यू पे आप ध्यान से बताओ, सोचो मुझे कि एसिड की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से 7। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 दे रखा है, तो भाई ये एसिड दे रखा है। 6 to 8 दे दिया, तो यहाँ पे एसिड की भी वैल्यू है, बेस की भी वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ये भी बेस दे रखा है, ये भी बेस दे रखा है, तो एसिड की वैल्यू क्या बची? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन बच गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 48, जो हमारा केमिस्ट्री से ही है, मेटल नॉन मेटल से। वो और देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लेफ्ट आउट हो गया था हमारा, छूट गया था बीच में। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। ए केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो वायर बनाने वाली कंपनी है वो कौन कौन सी चीजों को चेक करती है अपनी वायर के बनाने के टाइम पे? साथ में क्या दे रखा है? विच ऑफ द अबो एलिमेंट्स वर डिस्कार्डेड फॉर यूजेस बाय द कंपनी। तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी लाइन को वो क्या करेगी? वो डिस्कार्ड कर देगी, नेग्लेक्ट कर देगी, छोड़ देगी वायर बनाते टाइम। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हमारी मेलिएबल होनी चाहिए वायर बनाते टाइम। भाई मेलिएबिलिटी नहीं होगी तो हमारी क्या होगी? मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होगी तो ना तो हम उसको खींच के वायर बना सकते हैं और ना ही उसको हम पीट सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो हमारी होनी जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। भाई करंट ही पास नहीं हो गया वायर में से तो वायर का फायदा क्या है? तो ये भी होनी जरूरी है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी देर करंट फ्लो हुआ और वायर मेल्ट हो गई, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होनी चाहिए। मतलब W वाली कंडीशंस होनी जरूरी है। इसको तो वो छोड़ ही नहीं सकते। तो छोड़ कौन कौन सी सकते हैं? इनमें से देख लो, यहाँ पे मेलिएबिलिटी नो कर रखी है। मेलिएबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? डक्टिलिटी मेलिएबिलिटी नहीं होगी तो ना तो हम वायर बना सकते हैं। तो ये चीज हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये तो उसको छोड़नी पड़ेगी कंपनी को, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो दे रखा है, मतलब वायर में से करंट ही पास ना हो, तो भाई वायर बनाने का फायदा क्या? तो जेड को भी छोड़ देंगे। तो हमें कौन कौन से ऑप्शन छोड़ने पड़े? एक्स वाई जेड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही बायोलॉजी और फिजिक्स की वीडियो आ जाएगी। अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपनी क्लास के अंदर जरूर शेयर कीजिए नेक्स्ट क्लासेस को। आपके सपोर्ट के लिए, आपके लव के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। और मैं भी आपके लिए सपोर्ट करता रहूँगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी MCQ से रिलेटेड अभी जल्दी जल्दी आने वाली हैं, तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।